नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। लखनऊ में बीजेपी सदस्यता अभियान की आज समीक्षा बैठक हुई, जिसके बाद सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक दिनेश शर्मा ने कहा कि देश भर में 31 मार्च तक बीजेपी का सदस्यता अभियान चलेगा और 31 मार्च के बाद बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कामों को लोगों ने पसंद किया है, इसलिए लगातार बीजेपी के सदस्यों में इजाफा हो रहा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि 13 से 28 फरवरी के बीच कम सदस्यता वाले इलाके में 1000 विस्तारक भेजे जाएंगे। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता, और क्या क्या हुआ इस समीक्षा बैठक में? देखिए, जिस तरह से समीक्षा बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आना था वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो प्रदेश भर से लोग आए थे उनके साथ समीक्षा की है खुद जो राष्ट्रीय संयोजक हैं इस पूरे अभियान के डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। और जिस तरह से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये भी विचार किया जा रहा है कि जो 1.5 करोड़ सदस्य बनाने थे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इसकी संख्या 2 करोड़ की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर उतने सदस्य नहीं बन पाए हैं, तो उन क्षेत्रों में पार्टी जल्द से जल्द अब फरवरी के महीने में अपने लोगों को भेजेगी ताकि और सदस्यता को बढ़ाया जा सके। और जिस तरह से बीजेपी का ये टारगेट था कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी सदस्यता उतनी नहीं है, जैसे केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो इन सारे राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बनाने की कोशिश है और ये आंकड़ा पार्टी जल्द से जल्द पूरा भी कर लेगी। और जिस तरह से चाइना को अभी सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां की है उसको माना जाता है कि उसके सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, अब बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस तरह से इनका सदस्यता अभियान आगे बढ़ रहा है 31 मार्च तक, जब तक ये खत्म होगा तब तक बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी सदस्यों के मायने में अगर देखें तो। अमिता, क्या आपने जानने की कोशिश की बीजेपी के जो सदस्य बनाए जा रहे हैं उसके 2 स्टेप्स हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद करोड़ों में है, उन्होंने पहला स्टेप फॉलो किया है लेकिन दूसरे स्टेप को वो फॉलो नहीं कर पाए हैं। क्या उस मद्देनजर इसकी वजह से वो लोग औपचारिक रूप से पार्टी के सदस्य भी नहीं बन पाए, ये भी जानकारी आई है। तो क्या इसके मद्देनजर कोई उन्होंने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल या लोगों तक और ज्यादा जानकारी देने की योजना बनाई है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद है। ऑनलाइन चूंकि ये मेंबरशिप है तो जिस तरह से कॉल करनी होती है और फिर बाद में पार्टी और लोगों का सत्यापन कराती है, तो इस तरह से ऑनलाइन जुड़ने की कवायद है। इस तरह की भी आरोप लग रहे थे कि कैसे ये जांच होगी कि कौन कितना सही है या कौन कितना सक्रिय मेंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया जारी है। 31 मार्च तक लगातार ये अभियान चलेगा और उसी बीच लगातार पार्टी इस बात का भी सत्यापन कराती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कवायद तो है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जेन्युइन लोग ही जुड़े और ये फर्जी तरीके से जो। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिता इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन ने उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी के मुसलमानों से संवाद स्थापित कर अपनी बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल इस पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर है। इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कहा कि धर्म के नाम पर सियासत ठीक नहीं। लखनऊ से खबर है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जांच में आगरा धर्मांतरण की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि प्रलोभन देने की बात सामने आई है, लेकिन धर्मांतरण की पुष्टि नहीं हुई। वहीं खुफिया विभाग के फेल होने पर भी मुहर लगी है। आज शाम ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। इस मामले में बांग्लादेशी मुद्दे पर यूपी पुलिस और एलआईयू ने चुप्पी साध ली है। लखनऊ के हसनगंज में एक शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव पैदा हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव किया गया। हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बाद में कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने दोनों पक्षों में तनाव कम करने के लिए एक समिति का गठन किया। ये छत वाले हट जाए, जल्दी इनको हटवाइए सबको।
लखनऊ के गोमती नगर से खबर है। यहां 12वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप टीचर पर है। यही नहीं, आरोपी ने नर्सिंग होम में पीड़ित का गर्भपात भी कराया। पुलिस ने 2 डॉक्टरों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया। वहीं आरोपी टीचर को उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गर्भपात करने वाले दोनों डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि टीचर की पत्नी को पूरे मामले की जानकारी थी। मामला राजधानी के एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल का है। छात्रा को टीचर ने नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। साथ ही आरोपी टीचर 2 महीने से छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। कि उसकी बेटी जो है ट्यूशन पढ़ने जाती थी, केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं मिस्टर आरसी तिवारी उनके यहाँ, और उन्होंने उस लड़की से अवैध संबंध स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई। और फिर वो टीचर उनकी वाइफ दोनों मिलकर उस लड़की का प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कराए हैं। और जिस नर्सिंग होम में ये टर्मिनेशन कराए हैं वहां के दोनों डॉक्टर लेडीज प्लस वो आरोपी शिक्षक और उसकी पत्नी चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। बरेली में एक 7वीं की छात्रा ने तेजाब पी लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि माता पिता की डांट से परेशान होकर छात्रा ने तेजाब पिया। छात्रा के पिता ने उसे स्कूल जाने को कहा, जिस पर छात्रा ने इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा के पिता ने उसे डांटा तो उसने तेजाब पी लिया। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। स्कूल जाती थी, स्कूल में टेस्ट नहीं दिए थे इन्होंने। इस चक्कर में पापा ने कहा कि इनकी पिटाई भी लगाई थी। फिर इन्होंने कहा हम तुम्हारी स्कूल जाएंगे आज, हमें सही से बताओ क्या बात है। इन्होंने कुछ बताया नहीं। स्कूल जाने से पहले से उन्होंने ऐसा अपना खुद कर लिया। संभल में आरपीएफ के जिन जवानों से बदमाशों ने कारतूस लूट लिए थे, उन पर कार्रवाई के बजाय उन्हें इनाम की सिफारिश की गई है। बदमाशों ने चंदौसी में तैनात जवानों से 80 कारतूस छीन लिए थे। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही कोई इस पर बोलने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि आरपीएफ जवानों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जवानों को इनाम की सिफारिश क्यों की गई? क्या बड़े अफसरों की निगरानी में यह पूरा मामला है? मुरादाबाद के मजोला इलाके में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव खुशहालपुर में एक सुनसान जगह पर मिला। लड़की की गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हत्यारों ने शव की पहचान छिपाने के लिए लड़की के चेहरे और शरीर को तेजाब से जला दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास है। हालांकि शरीर पे कोई इस तरह की गोली या किसी धारदार हथियार की चोट फिलहाल तो नजर ऐसी नहीं आई है प्रथम दृष्टया। तो पोस्टमार्टम से ही हत्या का स्पष्ट कारण पता लगेगा। अपनी टीमें हमने एक्टिवेट कर दी हैं। जो हमारी फॉरेंसिक यूनिट है, फील्ड यूनिट, वो अपना काम कर रही है। मुरादाबाद के मजोला इलाके में पंजाब से तस्करी करके लाई जा रही 42 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मुरादाबाद पहुंचने वाली है। इसके बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि मेरठ में बाल सुधार गृह से बाल कैदियों के भागने की घटना में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कल रात बाल सुधार गृह से 91 बच्चे फरार हो गए। इनमें से कई बच्चों को पकड़ लिया गया, लेकिन कई अभी भी फरार हैं। जिनकी लापरवाही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनकी लापरवाही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बाल सुधार गृह से कैदियों के फरार होने के मामले में कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एसपी राय को जांच सौंपी गई है। यहां कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। डीएम का कहना है कि सुधार गृह में क्षमता से ज्यादा कैदी थे, जिन्हें शिफ्ट करने का काम चल रहा था। इसी दौरान बाल कैदी फरार हो गए। साथ ही पकड़े गए बाल कैदियों का कहना है कि उनके केस की सही तरीके से पैरवी नहीं हो रही थी, जिसे लेकर वो नाराज थे।
सुधार गृह के असुरक्षित ढांचे में कैदियों को भागने में सहूलियत हुई। वहीं बाल सुधार गृह से फरार 91 कैदियों में से अब तक 35 को पकड़ा गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। फरार हुए अधिकांश कैदी मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के हैं। ये बाल कैदी रसोई घर की खिड़की तोड़कर फरार हुए। बाल सुधार गृह से करीब रात 3 बजे ये कैदी फरार हुए और वहां मौजूद कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाल कैदियों के फरार होने का पता तब चला जब गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने बाल कैदियों को देखा। इसके बाद पता चला कि 91 बाल कैदी फरार हो चुके हैं। अब बाल कैदियों की तलाश पूरे शहर में नाकाबंदी करके की जा रही है। अधिकारी लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपसे नहीं मिलता इतना 3 बजे पता चला इनको, तो मैंने आगे बताया जा रहा है। बागपत के बड़ौत में किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग करते हुए एसडीएम को बंधक बना लिया। मामला बड़ौत तहसील का है। यहां पर बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर समेत तहसील पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें यहां मौजूद वकीलों का भी साथ मिला। इस दौरान किसानों ने बड़ौत के एसडीएम यशवर्धन सिंह को बंधक बनाकर अपने साथ धरने पर बैठा लिया। बाद में मिल मालिक की गिरफ्तारी और जल्द भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने धरना खत्म किया। लखनऊ से खबर है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जांच में आगरा धर्मांतरण की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि प्रलोभन देने की बात सामने आई है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उनके पास जो मैंडेट मिला था, उस मैंडेट के खिलाफ अभी तक जिस शहर का मैं रहने वाला हूं, बनारस का, 8 महीने हो चुके हैं। एज ए पार्लियामेंट 1 रुपए का काम आज बनारस में शुरू नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है, वहां के बाई इलेक्शन को हारने का काम मोदी साहब ने किया है। उन्हें पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। कहीं ऐसा न हो कि 2017 में कुछ बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा हादसा कुछ इस टाइप का हो जाए, जिससे इस शहर को, इस प्रदेश को सिर्फ बर्बाद करने के लिए, इसके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, कौमी यकजहती को बिगाड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने के लिए ये ट्रायल चल रहा है। इनके पास वोट कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। देश के नौजवानों ने ये महसूस किया था कि मोदी की सरकार बनेगी तो हमारे हाथ में रोजगार होगा, मोदी की सरकार बनेगी तो हमें घर, मकान, किताब और पढ़ाई का काम मिलेगा। ऐसा कोई काम नहीं किया है। मोदी साहब ने आने के बाद अच्छे लिबास को पहनने का काम किया है। जो लिबास पहनते हैं उसकी बड़ी कंपनी बन गई है। उस टाइप के लोग सदरी पहन रहे हैं। और जिस वक्त देश की सीमा पर चीन घुसकर देश की सीमा पे कब्जा कर रहा था, आज जापान में ढोल और नगाड़े को बजाने का काम कर रहे थे। इसलिए देश के नौजवानों की ये तो लखनऊ में चल रही थी अल्पसंख्यक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने कहा है कि किसी तरीके का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, यह समझ पाना बड़ा कठिन है कि ये 2017 का चुनावी एजेंडा मौजूदा सरकार के नेतृत्व में तय कर रहे हैं या फिर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। बदायूं में 2 बहनों के शव पेड़ से लटके हुए मिलने के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। इस दौरान क्लोजर रिपोर्ट पीड़ित पक्ष को दिए जाने पर बहस हुई। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला कल तक सुरक्षित रख लिया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 दिन के दौरे पर आए। अखिलेश ने 10 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें महोबा की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पावर प्लांट के जरिए यूपी में बिजली संकट हल किया जाएगा और इसकी शुरुआत बुंदेलखंड से होगी। इसके अलावा समाजवादी पेंशन योजना के आई कार्ड भी लोगों को बांटे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास कार्यों पर किसी तरह की राजनीति नहीं करती, बल्कि सीधा विकास करती है। अखिलेश ने समाजवादी पेंशन योजना को सूबे की सबसे बेहतरीन योजना बताया। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहां किसी भी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पहला सोलर प्लांट लगने जा रहा है इतना बड़ा। ये महोबा की ये बड़ा काम है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बुंदेलखंड को विशेष अभी हम लोगों ने कुछ टूरिस्ट जगहों पर इंतजाम किया है कि जहां पर 24 घंटे बिजली देंगे। बुंदेलखंड के इलाके को भी हम लोग, हालांकि उत्तर प्रदेश
में 2016 से तय किया कि शहरों को 20, 22, 24 घंटे बिजली और गाँव को लगातार 14, 16 घंटे, 18 घंटे कैसे बिजली दे पाए। अगर शुरुआत करनी पड़ी तो हम लोग बुंदेलखंड के इलाके से शुरुआत करेंगे। जालौन के उरई में नलकूप विभाग के गोदाम से बदमाश 25 लाख की कीमत का सामान विभाग के ही ट्रक में लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चौकीदार के मुताबिक रात को पहले 4 लोग आए और उसे बंधक बनाया। फिर गोदाम में 6 से ज्यादा लोग आए और ट्रक में सामान भरकर फरार हो गए। औरैया के नरोत्तमपुर गांव में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। युवक की पहचान गांव के ही संजीव पाल उर्फ कल्लू के रूप में हुई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और उसे कोतवाली लेकर गए। जानकारी के मुताबिक संजीव गांव में अकेला रहता था और उसके माता पिता की मौत पहले हो चुकी थी। फर्रुखाबाद में एक बेकरी शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए फायर कर्मियों को करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि जिले में दमकल की सिर्फ 2 गाड़ियां हैं जो माघ मेले की वजह से जहानगंज इलाके में थीं। यही वजह है कि आग को बुझाने में इतना वक्त लगा। फर्रुखाबाद के माघ मेले के दौरान सर्कस में आए गधा लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये गधा लोगों के सवालों का बखूबी जवाब देता है। किस शख्स ने स्नान किया है, किसने नहीं किया है, मोबाइल किसका, ये सारी जानकारी इस गधे के पास रहती है। इतना ही नहीं, ये गधा भी ये भी बता देता है कि किसके पास हथियार है और कौन अपनी पत्नी से लड़कर आया है। दरअसल सर्कस को संचालित करने वाले रिंग मास्टर के मुताबिक पहले वो सर्कस में डॉग शो करते थे, लेकिन आलोचना के बाद उन्होंने गधे को ट्रेन किया और अब वो समझदारी के मामले में कई दूसरे जानवरों को पीछे छोड़ चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही।